एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। किसके बारे में? आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में। ये आज आपकी 14 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसकी पहले की जो है 13 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को जो है आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका प्रश्न है वो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। क्या पूछा गया है कि वायरल हेपेटाइटिस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वायरल हेपेटाइटिस के कारण बताइए। ठीक है, और इसके और उसके आहारीय प्रबंधन की विवेचना कीजिए। मतलब वायरल हेपेटाइटिस के कारण आपको बताना है कि ये क्यों होता है और उसके बाद इसमें जो है किस प्रकार के आहार आपको रखने चाहिए, किस प्रकार के आहार का प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी होगी। देखते हैं, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वायरल हेपेटाइटिस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वायरल हेपेटाइटिस 2 प्रकार के वायरसेस के कारण होती है। ठीक है, पहला बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है वायरल हेपेटाइटिस में पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त? आपको पीलिया जो है या वायरल हेपेटाइटिस का मतलब आप यहाँ पे पीलिया से ले सकते हैं। ठीक है, बात करें आहारीय प्रबंधन के बारे में, तो वयस्क के लिए विभिन्न आहारीय भोज्य पदार्थों की आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। मतलब कह रहे हैं कि जो वयस्क लोग होते हैं उनकी जो विभिन्न आहारीय भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसका संक्षिप्त में विवरण आपको नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है। पहले तो उसको कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखते हैं, 60 किलोग्राम वजन वाले वयस्क व्यक्ति, क्या मैं कह दूँ, तो जो 60 किलोग्राम वजन के वयस्क व्यक्ति होते हैं, ठीक है, में यकृतीय पूर्व मूर्छा या फिर पूर्व मूर्छा एवं मूर्छा के दौरान, मतलब कह रहे हैं कि जब आपको क्या हो जाता है, यकृतीय या मूर्छा से पहले या फिर आपको कभी-कभी मूर्छा आ जाती है। मूर्छा का मतलब आप समझते हैं ना, बेहोशी सा लगने लगे, आदि आवश्यकता हो हो तो नासिका आमाशय, क्या मैं कह दूँ, तो नासिका आमाशय नली द्वारा क्या होता है कि पोषण या फिर इंट्रावेनस ग्लूकोज के रूप में करीब-करीब 1000 कैलोरी की पूर्ति की जानी चाहिए। ठीक है? लिखते हैं कि गंभीर और मध्यम रूप से गंभीर पीलिया में करीब-करीब 1600 से 2000 कैलोरी की पूर्ति होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको मूर्छा सी छाई हुई है, मतलब कि उसको बेहोशी से छाई हुई या वो आदमी बेहोश पड़ा है। ठीक है? तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो है भोजन जो है क्या करेंगे, नासिका आमाशय द्वारा, जो नाक के द्वारा भोजन पहुँचाया जाता है, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो है पोषक तत्व पहुँचाएँगे। ठीक है? पोषण तत्व पहुँचाएँगे या फिर जिसे इंट्रावेनस ग्लूकोज़ कहते हैं, वो आपको करीब-करीब 1000 कैलोरी ऊर्जा वहाँ पे आपको देनी होगी। ठीक है? 1000 कैलोरी उसके अंदर पहुँचानी होगी। बात करते हैं, अगर कोई इस चीज़ का गंभीर है, इस रोग का जो है गंभीर रोगी है, तो उसको आपको करीब-करीब 1600 से लेकर के 2000 कैलोरी तक आपको पहुँचानी होगी। ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, यहाँ पे दिया गया है, आहार में दिए जाने वाले प्रोटीन्स की मात्रा बीमारी, क्या मेरे पास दोस्त, यहाँ पे बीमारी अलग कर दिए हैं, तो बीमारी एक ही में होगी, तो मात्रा बीमारी की गंभीरता पर निर्भर रखती है। मतलब कह रहे हैं कि आपकी जो बीमारी है वो किस स्टेज में है, नॉर्मल है, मध्यम है, ठीक है, कम है या फिर अत्यधिक है, गंभीर है ज़्यादा, तो इस पे आपका निर्भर करता है कि आपको कितना प्रोटीन्स देना होगा। बात करते हैं यकृतीय पूर्व मूर्छा, ठीक है, यकृतीय पूर्व मूर्छा में प्रोटीन युक्त भोज्य या फिर भोज्य पदार्थों को देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको आपको यकृतीय पूर्व मूर्छा हो तो उसमें आपको प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको आपको देना बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए, तथा सिर्फ अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ पदार्थ ही नासिका आमाशय पोषण द्वारा दिए जाने चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपको केवल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हों, उससे जो युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसी को आपको देना होगा, वो भी किसके द्वारा, नासिका आमाशय पोषण द्वारा आपको देना होगा, नाक के द्वारा उसको आपको उसके अंदर पहुँचाना होगा। ठीक है? बात करते हैं, लिखते हैं दूसरे नंबर पे कि गंभीर पीलिया में, जब पीलिया क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है, तो 15 मिलीग्राम, ठीक है, एमजी या फिर जिसे आप कहते हैं 100 मिलीलीटर, ठीक है, एमएल जिसे कहते हैं, से अधिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, से अधिक सीमर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, से अधिक सीमर बिलिरुबिन, ठीक है, सीमर बिलिरुबिन के बारे में आप लिखते हैं कि 1 मिनट,
करीब 40 ग्राम प्रोटीन से अधिक अंतःग्रहण से मूर्छा बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्या हो जाती है आपकी अंतःग्रहण करने से, अगर आप उसको ग्रहण कराते हैं तो उससे क्या हो जाएगी, मूर्छा बढ़ जाएगी। तथा तीसरा नंबर बताते हैं कि जब पीलिया बंद हो रहता है, जब पीलिया का हो कम हो, बहुत कम हो, तो 60 से 80 ग्राम प्रोटीन दिया जा सकता है। ठीक है, और जब पीलिया की मात्रा कम हो जाती है तो आप उसको 60 से 80 ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। तो बीमारी की गंभीरता पर वसा अंतःग्रहण निर्भर करता है। मतलब कह रहे हैं कि बीमारी की गंभीरता कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना वसा देंगे। ठीक है, बात करते हैं गंभीर यकृतीय कोशिकीय विफलता के कारण होने वाली पूर्व मूर्छा या फिर मूर्छा के मामलों में यकृति द्वारा वसा का चयापचय नहीं हो पाता है। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको गंभीर यकृतीय कोशिकीय विफलता होती है, ठीक है, मतलब आपके अंदर ये रोग गंभीरता से होता है, तो उस समय आपके अंदर जो वसा जाता है, ठीक है, क्या जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वसा जाता है, उसका जो है चयापचय नहीं हो पाता है अच्छे से, वो आपके अंदर पच नहीं पाता है, इसीलिए वसा नहीं देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं गंभीर पीलिया में करीब 30 ग्राम, जब आपकी पीलिया गंभीर हो तो 30 ग्राम वसा प्रतिदिन दिया जा सकता है। आप आराम से दे सकते हैं 30 ग्राम, और मंद और मध्यम में आप 50 से 60 ग्राम वसा प्रतिदिन दे सकते हैं। ठीक है, गंभीर में 30 देंगे, और अगर आपका मध्यम है या कम है तो आप 50 या 60 आराम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो वायरल हेपेटाइटिस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों के आहार में हाइड्रेट्स ही कैलोरी का मुख्य स्रोत होता है। मतलब कह रहे हैं जब आदमी को पीलिया हो जाती है तो उस समय आदमी का जो मुख्य स्रोत हो जाता है कैलोरी प्राप्त करने का, वो केवल रहता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बात करते हैं गंभीर रूप से जी मचलाने सॉरी मितलाने, यहाँ पे लिखा है मचलाना लिखना चाहिए था। तो गंभीर रूप से जब क्या होने लगता है, जी मचलाने लगता है और उल्टियाँ होने के साथ वायरल, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस की आरंभिक अवस्था में क्या करना पड़ता है, इंट्राविनस विधि द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है। किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों, इंट्राविनस विधियों के बाद द्वारा क्या किया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। इन सारी विधियों के बारे में हम एक वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे, ये सारी विधियाँ किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, बात करते हैं यकृतीय पूर्व मूर्छा, क्या यकृतीय पूर्व मूर्छा या फिर और मूर्छा के दौरान सिर्फ नासिके अमाशयी नली द्वारा ही आहार दिया जाता है। ठीक है, जब आपको उस व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है तो क्या होता है, आप उसको नाक के द्वारा ही भोजन उसके अंदर पहुंचाएंगे। ग्लूकोज ही सिर्फ एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे उपयुक्त स्थितियों में दिया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि ग्लूकोज ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप क्या कर सकते हैं, इन स्थितियों में आप उसको अच्छे से दे सकते हैं। बात करें गंभीर पीलिया में फलों का रस दे सकते हैं, दलिया और शक्कर युक्त पुडिंग दिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं दलिया या फिर आप शक्कर युक्त पुडिंग उसको आराम से सेवन करा सकते हैं। बात करें मंद और मध्य पीलिया में कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्य स्रोत के रूप में अनाज दिया जा सकता है, और जब आपकी पीलिया एकदम कम हो जाए, मंद में हो, तो आप उसको जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या कर सकते हैं, अनाज का सेवन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी विटामिन्स और विटामिन सी, मतलब जितने भी विटामिन्स होते हैं और साथ ही विटामिन सी 500 mg, ठीक है, कितना 500 mg की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या मल्टी विटामिन्स की गोलियां देनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए आप किसी भी मल्टी विटामिन्स गोली को जो है अपने डॉक्टर्स वगैरह या वैद्य से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और उसको एक गोली डेली देंगे। ठीक है, बात करते हैं विटामिन के इंजेक्शन द्वारा दिया जा सकता है, और अगर मान लीजिए वो गोली खाने के अवस्था में नहीं है, मूर्छा की अवस्था में, तो आप उसको इंजेक्शन द्वारा जो है क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बात करें खनिज पदार्थ के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया है आहार के साथ सोडियम और पोटेशियम लवण देकर सीरम में सोडियम और पोटेशियम का सामान्य स्तर बनाए रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बताते हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन द्वारा पोषण। इंजेक्शन द्वारा पोषण कैसे दिया जाता है, इसमें देखते हैं। जब रोगी गंभीर मितली, ठीक है, क्या गंभीर मितली और उल्टियों से पीड़ित रहता है, क्या होता है मेरे दोस्त, जब व्यक्ति के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जी मचलाना होता है और उसको पल्टियाँ होती रहती हैं, तो क्या होता है, इंट्राविनस विधि द्वारा 10% ग्लूकोज की धीमी गति से 30 बूंद प्रति मिनट, क्या मेरे भाई दोस्त, 30 बूंदी प्रति मिनट, मतलब 2 मिनट में 1 बूंद जाएगी के हिसाब से दिया जा सकता है। उसको क्या करेंगे आप, इंजेक्शन द्वारा जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना, तो उस तरीके से उसके कहीं पे जो है आप ढूंढेंगे नस, और उसी में आप क्या करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, और 2 सेकंड में क्या होगा, आपकी
ठीक है। 2 सेकंड में आपकी 1 बूँद जाएगी, ऐसे ही आपकी 1 मिनट में 30 बूँद जानी चाहिए उसके अंदर। बात करते हैं प्रतिदिन कुल 2000 से 2500 एमएल द्रव दिया जाता है। कितना ज़्यादा दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? 2000 से 2500 एमएल दे सकते हैं, जिससे 800 से 1000 कैलोरी प्राप्त होती है और जिससे क्या हो जाती है उसको 1000 से 800 से 1000 कैलोरी उसको प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं नासिका आमाशय पोषण के बारे में। इसमें लिखा गया है जब मितली और उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, तब नासिका आमाशय पोषण द्वारा शुरू किया जाता है। कह रहे हैं कि जब क्या होता है जी मचलाना बंद हो जाता है, उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, तब वो आप क्या कर सकते हैं नासिका आमाशय आमाशय द्वारा पोषण आप दे सकते हैं। बात करते हैं सभी विटामिनों की दैनिक आवश्यकता मात्र 200 एमएल रस के साथ मिलाकर सुबह 6 बजे का मेरे प्यारे दोस्त 6 बजे सुबह से रात 12 बजे तक 2-2 घंटों के अंतराल में से नासिका आमाशयी नली द्वारा दी जाती है। मतलब कह रहे हैं कि जितनी भी विटामिन्स होती हैं और जितनी उनकी आवश्यकता होती है उनको 200 एमएल मिला के किसमें रस में मिलाकर, ठीक है, कोई भी फल का रस ले लीजिए, रस के साथ मिलाकर सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे के बीच में आपको उसको हर 2-2 घंटे पे जो है क्या करना रहेगा, 2-200 एमएल पिलाते रहना होगा और नहीं पी पा रहा है तो आप उसको नासिका आमाशय द्वारा क्या करेंगे, नली द्वारा उसको अंदर पहुँचाएँगे। बात करते हैं गंभीर और में मध्य में मध्यम श्रेणी के पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों को दिए जाने वाले आहारों का वर्णन तालिका में दृष्ट द्रव्य है। मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मध्यम रोगी होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, ठीक है, पीलिया के, या जो लोग क्या होते हैं, कम होते हैं, मंद होते हैं, उनकी यहाँ पे जो है क्या बताई गई है आपको, तालिका दी गई है। तालिका में बताया गया है कि वायरल हेपेटाइटिस, क्या मेरे पास दोस्त, वायरल हेपेटाइटिस टाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को पूर्व पूर्व मूर्छा एवं मूर्छा के दौरान दिया जाने वाला आहार, मतलब मूर्छा से पहले, उसको बेहोश होने से पहले या बेहोशी की हालत में जब आप उसको आहार देते हैं तो कुछ देना होता है। कुल कैलोरीज आपको जो है कितना देनी होगी, 1200 कैलोरी होनी चाहिए, ठीक है, मुख्यतः शक्कर से। बात करते हैं फल का रस आपको 1 लीटर देना होगा, ग्लूकोज आपको 200 ग्राम देना होगा, पानी आपको 1 लीटर पिलाना होगा और कुल आयतन कितना होना चाहिए, 2 लीटर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मेरे भाई दोस्त। तो आगे आपका दिया गया है यहाँ पे 2 तालिकाएँ और बनाई गई हैं, ठीक है। तालिका जो दूसरी दी गई इसमें बताते हैं कि वयस्क व्यक्ति के लिए वायरल हेपेटाइटिस में गंभीर पीलिया के उपचार हेतु आहार। आपने अभी सामान्य देख लिया, अब गंभीर के बारे में बात करें तो प्रोटीन 40 से 50 ग्राम, वसा 20 से 30 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 300 से 340 ग्राम और कैलोरी 1600 से 1700 ग्राम कैलोरी ऊर्जा आपको वहाँ पे देनी होती है। देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि अनाज आपको कितना देना होगा, 200 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मलाई निकाला हुआ दूध 500 एमएल होना चाहिए, आलू 100 होना चाहिए, ठीक है, 100 ग्राम कह सकते हैं, और उसके बाद पत्ती वाली सब्जी 50 ग्राम, ठीक है, फल सेव आम पपीता 200 ग्राम दे सकते हैं, फलों के रस 600 एमएल दे सकते हैं, वसा का तेल 15 ग्राम एमएल दे सकते हैं, 15 ग्राम या एमएल कह सकते हैं, शक्कर व जैन जो है कितना दे सकते हैं, 60 आप दे सकते हैं, ठीक है, 60% दे सकते हैं। बात करते हैं अगली तालिका के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है वायरल हेपेटाइटिस, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वायरल हेपेटाइटिस मंद या मध्यम श्रेणी में, जब क्या होता है, कम हो जाता है या मध्यम में होता है, से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के लिए आहार कैसा होना चाहिए, ग्राम, व्यक्ति और दिन में पूरी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिन लिया जाएगा और ग्राम में लिया जाएगा और एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। कुल सीमर बलिरूबिन, ठीक है, कितना, 1500 मिलीग्राम से कम। बात करते हैं प्रोटीन 80 से 70 से 80 ग्राम होगा, कार्बोहाइड्रेट 320 से 340 ग्राम होगा और कुल कैलोरी जो है 2100 से 2200 कैलोरी होगी। यहाँ पे अनाज बात करें तो शाकाहारियों के लिए 300 होगा और मांसाहारियों के लिए भी 300 होगा। दालें 50-50 दोनों के लिए, ठीक है। बात करते हैं दूध, शाकाहारी 800 लेंगे और मांसाहारी 600 एमएल लेंगे, ठीक है। बात करते हैं अंडे के बारे में, पनीर के बारे में, तो जो शाकाहारी लोग होते हैं वो 50 लेंगे और मांसाहारी वालों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बात करते हैं अंडे के बारे में, तो अंडा तो जो है अंडा यहाँ पे ये लोग खाते नहीं हैं, ठीक है। मछलियाँ भी नहीं खाते हैं ये लोग, शाकाहारी लोग, लेकिन यहाँ पे बताया गया है ये कितने 40 ग्राम ले सकते हैं और ये 50 ग्राम ले सकते हैं। सब्जियों के बारे में बात करें तो 100 ग्राम ये भी, 100 ग्राम ये भी।
फल के बारे में बात करें 300 ग्राम ये भी, 300 ग्राम ये भी, ठीक है। फलों का रस 300 ml दोनों को। उसके बाद बात करें मक्खन या वनस्पति का तेल 30-30 दोनों में होना चाहिए और शक्कर या जैम दोनों में 60-60 होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।